यदि कोई फादर अपने बेटे को ये बाइक ट्रांसफ़र करता है, या फिर कोई बड़ा भाई किसी छोटे भाई को ट्रांसफ़र करता है, या फिर कोई सेकंड जनरेशन की पीढ़ी इसको चलाती है, तो उसके बड़े जो सीनियर्स हैं उसको क्या कहेंगे? उसको यही कहेंगे कि मैंने बाइक ठीक ठाक दी थी, ये आपने क्या कर दिया? ये तो बहुत ज़्यादा ओवर हीट हो रही है, इसमें स्मेल आ रही है हीटिंग की, और कम से कम 2 मीटर तक आप इसको स्मेल कर सकते हो। और ये बता रही है कि इसको कितनी ज़्यादा हीट मिली है। आप यहाँ देख रहे हैं, मैं इसके ऊपर हाथ क्या रखूँ, ये तो पूरा अंडा इसके ऊपर उबल जाए। इसके ऊपर तो आप चाय भी बना लो। आप कैसे गाड़ी चला रहे हैं? तो इतनी बातें सुन के जो राइडर है वो घबरा जाता है कि मेरे से क्या हो गया। उसका घबराना लाजमी है, क्योंकि जो अभी जनरेशन चल रही है, जो इसको यूज़ कर रही है, या फिर वो लोग जो शरारती हैं थोड़े से, या फिर वो लोग जो इस विषय में जानते नहीं बाइक को, और या फिर वो लोग जो कम नॉलेज रखते हैं, उनके लिए वो आदमी ही उसको डांट नहीं रहा, वो बाइक भी उससे कह रही है कि उसने मेरे साथ क्या कर दिया। तो टेंशन मत लीजिए, मैं आपको आज ऐसे पॉइंट्स क्लियर कराऊंगा जो आपको कहीं पर नहीं मिलेंगे। और आज आपको जो टॉपिक मैं दे रहा हूँ वो ये है कि RX 100 ओवरहीट क्यों होती है। मैं ये जो क्वेश्चन सोल्व करता हूँ ना, मैंने तो आज तक कभी ये सारी समस्याएं झेली नहीं है। इसके पीछे एक रहस्य है, राज है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कभी किसी बाइक से। लेकिन जब मैं सुनता हूँ तो मुझे शौक लगता है कि ये क्या क्या प्रॉब्लम्स आजकल लेके आ रहे हैं लोग, कि इसका इंजन भी ओवरहीट होता है। ये तो 2 स्ट्रोक इंजन है, ये तो वैसे ही गर्म होता है। लेकिन काफ़ी लंबी राइडिंग से कोई आ रहा है या हाई स्पीड से चला के आ रहा है, तब भी इंजन गर्म होगा। तो अब आप पहचानेंगे कैसे कि इंजन मेरा ओवरहीट हो रहा है? तो ओवरहीट इंजन के जो सिम्टम्स हैं वो आपको स्मेल से आते हैं। बर्निंग सेंसेशन आपको लगेगी कि कुछ जल रहा है, कुछ मेटल जो है वो इतने हीट और पीक पे पहुंच चुका है कि वो जल रहा है। और आपकी जो नोज़ के सेंस हैं वो आपको बता देंगे माइंड में कि मेरी बाइक ओवरहीट हो रही है। ये इसका सिम्टम्स है जो आपको सबसे पहले पता चलेगा। और ये बात सच है कि अगर आप वहाँ पे अंडा फोड़ दोगे तो आमलेट बन जाएगा। और दूसरा, चाय भी बनाना चाहो तो वहाँ इतनी हीट है कि आपको चाय उबल के पूरी मिल जाएगी। तो इतनी ओवरहीट बाइक कैसे हो गई? मैंने शुरू में ये भी बताया कि उसकी शरारत, इग्नोरेंस, या उसको कम नॉलेज, वो उसकी गलती नहीं है, उसको बताया ही नहीं गया। अब उसको इसके बारे में नॉलेज सोसाइटी से मिलेगी, सोसाइटी में भी यूट्यूब से मिलेगी, या उसको ऐसे कारीगर जो उसके सीनियर्स रहे होंगे वो बताएंगे, या उसके पेरेंट्स जिन्होंने कुछ इसको बाइक को एक्सपीरियंस किया हुआ है वो इसके विषय में बताएंगे, या उसका कोई सीनियर अगर वो जानता होगा तो बताएगा। तो ऐसी चीज़ें हमेशा नॉलेज में रखनी चाहिए। और आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स क्लियर कर दूंगा जिससे कि आप कभी भी ये प्रॉब्लम मेरे पास लेके नहीं आएंगे। और दूसरी बात ये, आप खुद राइट डाउन नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं स्क्रीन पे लिखने वाला नहीं हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से याद रहे। तो मैं पॉइंट वाइज आपको
क्लियर करता हूँ ये सारी बात कि ओवरहीट होती क्यों है। सबसे पहले आप आ जाइए इसके सिलेंडर किट के ऊपर। जनरली क्या होता है कि जो सिलेंडर किट है, अगर आपके बाइक में अच्छी लगी हुई है, जो जापानीज़ आती थी पहले, तो ये इतनी जल्दी ओवरहीट नहीं होती हैं। दूसरा क्या है कि इसके अंदर जो मेटल की कॉन्फ़िगरेशन है वो रिसर्च करके ही बनाई गई है कि उसको कितनी हीट पे निरंतर रखना है और क्या उसकी कैलकुलेशन है, क्योंकि उसको बुकलेट पे भी कंपनी मेंशन करती है। और आप इसको 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे भी चला सकते हैं, वो उसके ऊपर लिख देती है फुली कंडीशन। यहाँ तक फुल कंडीशन का मतलब यहाँ पे ये है कि आपकी जो गाड़ी है, आपकी बाइक मेंटेनेंस के ऊपर परफॉर्मेंस देती है। जैसे मेंटेन की हुई है वही परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। बिना सर्विस किए हुए, बिना अलाइनमेंट किए हुए टायर आप उसको चलाएंगे और हवा कम होगी। ये सब चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंडेंसी रखती हैं और इसकी वजह से आपकी वर्क एफिशिएंसी कम मिलती है। तो सबसे पहली बात तो ये आप समझ लीजिए, बहुत से लोग होते हैं जो इस सिलेंडर के पीछे अभी चेंज करने के लिए भाग रहे हैं और पता नहीं क्या पिस्टन उनका कवर कर चुका है चारों फेज़ कि वो बिल्कुल ही ख़त्म है, या स्लीव्स भी ख़त्म है, या बिल्कुल ही उन्होंने बाइक को खटारा ख़रीदा था या उन्होंने ऐसी बना दी। तो ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है कि उनके पास जेन्युइन सिलेंडर नहीं है। पहला पॉइंट तो ये याद रख लें कि यदि आपके पास जेन्युइन सिलेंडर है और बाकी चीज़ों में आपको सब चीज़ें जो भी ठीक मिली हैं, उसके अंदर हो सकता है कि कुछ कमियां रह रही हैं जिसकी वजह से आपको ये दिक्कत आ रही है। तो सिलेंडर आपका ओरिजिनल होना चाहिए, सिलेंडर चेंज नहीं होना चाहिए। यदि सिलेंडर चेंज है तो हो सकता है आपका नया सिलेंडर जल्दी हीट पकड़ता हो, क्योंकि मैंने पीछे मेटल के ऊपर बहुत लंबे एग्जांपल दे करके इसके स्पेयर पार्ट्स के ऊपर जो वीडियो बनाई है रिसेंटली अगस्त के महीने में, उसमें मैंने एक्सप्लेनेशन दी है कि क्यों ये सब चीज़ें इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती। क्योंकि हर चीज़ की एक रिसर्च होती है और कैलकुलेशन होती है, उसके बाद वो फिटिंग में आती है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री जो बाइक की लगी हुई है, वो ये सब चीज़ें, ये मापदंड जो भी मेज़रमेंट है, ये सब चीज़ें पहले ही कर चुकी होती हैं। तो इनसे उनको फेल नहीं होना होता। तो ये तो भूल जाइए कि ये चीज़ ओवरहीट का जो मैटर है ये इससे रिलेटेड है। तो ये ओरिजिनल यदि होगा आपकी बाइक में लगा हुआ तो कभी भी परेशान नहीं करेगा। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट है कि बहुत से लोग स्पार्क प्लग है वो ओरिजिनल नहीं लगवाते। देखिए, कंपनी क्या करती है कि कंपनी बुकलेट में आपको लिख के दे देती है। अब बाइक तो उसने बेच दी, पैसा आ गया, अब तुम जानो, उसकी तो 1 साल की वारंटी है, अब तुम जानो कैसे मेंटेन करते हैं। और अपनी कंपनी का नाम रखने के लिए वो एक बुकलेट भी देती है और उसके अंदर वो उस चीज़ को रिकमेंड भी करती है कि कहीं ये मेरा इंजन ना ख़राब कर दे, तो मैं इसको बता ही देता हूँ कि भाई कौन सा स्पार्क प्लग इसमें लगेगा। तो वो स्पार्क प्लग जो है रिकमेंडेड है, मैंने कई वीडियो में बता रखा है, मैं दोबारा से इस वीडियो में बता देता हूँ। बहुत से लोग दूसरी कंपनी का स्पार्क प्लग और जो इरेडियम आजकल चल रहा है उसको भी लगा देते हैं। उसकी वर्क एफिशिएंसी क्या है, उसके आफ्टरमैथ्स क्या है, इनको नहीं पता, तो वो इन चीज़ों को फिर आगे भुगतान करते हैं। कंपनी ने साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि इसके अंदर जो भी स्पार्क प्लग लगेगा
वो NGK का उसने रिकमेंड किया, ये जापानीज़ कंपनी है और उसका नंबर है BP7HS। अब चूँकि ये मिलता नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलता है, ये eBay वगैरह पे फिर भी अगर अवेलेबल होगा तो मिल जाएगा, अमेज़ॉन वगैरह पे ये स्टॉक में ही नहीं है। और अगर आप कंपनी की साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे डिसकंटिन्यू हो चुका है, लेकिन उसका एक सब्स्टिट्यूट दे रखा है उन्होंने, उसमें नंबर दे रखा है NGK का 6422 और जो नंबर इसके ऊपर जो प्रिंट होके आता है वो है BP7HS निकल स्पार्क प्लग। तो ये जो R जो बीच में लगा दिया इन्होंने, ये इसका सब्स्टिट्यूट है। ये आपको कई साइट्स पे भी मिल जाएगा और आपके लोकल मार्केट में भी मिल सकता है। आपको वो ये समझाने नहीं बैठी है कंपनी कि अदर वाले की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, वो एक आम आदमी का उससे कोई भी लेना देना नहीं है कि वो कॉन्फ़िगरेशन में क्या है क्या नहीं है, इसके ऊपर कंपैटिबल है कि इसके ऊपर कंपैटिबल नहीं है। आपने जो रिकमेंड किया है वही सीधी तरह से आपको लगाना है। दूसरी तरह के जुगाड़ अगर इसमें लगाएं तो इसका परिणाम इन्हीं में ही निकलता है, क्योंकि यहाँ पे स्पार्क होता है हाई करंट, जिसमें ब्लास्ट होता है एयर फ्यूल मिक्सचर को बर्न करने के लिए। अगर वो एक होता है हॉट और एक कोल्ड होता है, मैंने पीछे वीडियो बना रखी है, तो अगर किसी ने उसमें भी चेंजिंग्स कर रखी हैं तो भी आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी। इसीलिए कंपनी नंबर ही दे देती है कि आपको इस जगह पे कोई दिमाग नहीं लगाना, हमने आपको ये बता दिया है कि ये वाला स्पार्क प्लग लगेगा और आपको वही लगाना है। तो ठीक है सर, हमने वही लगा दिया तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं, अब चल रहा है ठीक ठाक। तो अब हीटिंग क्यों हो रही है अभी भी? तो हीटिंग के और भी अन्य एलिमेंट्स यानी कि अभी और भी कॉज हो सकते हैं, वो मैं आपको क्लियर करा रहा हूँ। इसके अंदर जो ट्रांसमिशन ऑयल होता है, लोग उसकी कभी परवाह नहीं करते। ट्रांसमिशन ऑयल जो है जनरली क्या है, 3 से 4 महीने एक सर्विस कराने के लिए जाएं और उसमें ये चेक करा लें या खुद ही अपने हाथों से चेक कर लें। ट्रांसमिशन ऑयल के लिए मैंने आपको पहले ही बताया है, आप इसको खोल लीजिए यहाँ से, और इसको खोलेंगे तो इसके नीचे निडल निकलेगी जिसमें उसके अंदर एरो लगे हुए हैं। वो उसके ऊपर में रहना चाहिए, उसके नीचे या बीच में पॉइंट दे रखा है, उससे नीचे नहीं होना चाहिए। अगर आपका कम हो जाता है तो आप कहते हैं कि मैं चेंज कर दूं, नहीं, आप उसको पूरा कर लें। 650 ml इसमें डलता है, आप उसको पूरा कर लें, लेकिन इग्नोर ना करें कि भाई चलो नेक्स्ट टाइम डाल लेंगे, चलो अब टाइम नहीं मिला, चलो बाद में डाल लेंगे। ऐसे करते करते पता चला बाइक के अंदर आपने ऑयल ही आधा कर दिया और भगा दी। भगाने का परिणाम क्या है? इंजन वही थोड़ना है, इंजन ये सारा होता है, वो तो कंबस्टन चैम्बर है, ये तो नीचे सारा इंजन ही कहलाता है। तो इसमें क्या है, इसमें गियर बॉक्स है, इसमें आपका पिस्टन भी है, ऊपर जो चलता है क्रैंकशाफ्ट भी है, और वहाँ पे आपके क्लच प्लेटें हैं। तो ये सारी चीज़ें इंजन में इंक्लूड होती हैं। एक जगह से गर्मी क्रिएट होगी ना तो पूरे इंजन में गर्मी फैलती रहेगी। तो आपको क्या है कि वो इंजन ऑयल क्यों दिया होता है, आप सूखी जो लोहे का जो गरारी है ना उसको रगड़ेंगे तो उसमें जो फ्रिक्शन होगा, जो उसके अंदर घर्षण होगा ना, उसमें गर्मी क्रिएट होगी, और इतनी गर्मी क्रिएट होगी, इतनी हीट क्रिएट होगी कि उसके अंदर पहले घिसने से पहले जलने की स्मेल आएगी। और यही लक्षण जो होते हैं ना वो बाहर आपको सुगंध में नज़र आते हैं कि भाई मेरी बाइक में ओवर हीटिंग हो रही है। तो आपने ऑयल नहीं डाला पूरी तरह से, तो वो काम जो है आप ही को करना है, कोई दूसरा नहीं करेगा। तो उसको कृपया करके चेक करते रहें।
चलो जी, उसको भी हमने चेक कर लिया, उसके बाद भी ओवर हीट हो रही है, तो अब उसका भी कारण देख लेते हैं। आपने देखा होगा कि कई लोग चेन को बहुत ज़्यादा टाइट करके चल देते हैं। चेन बहुत टाइट ज़्यादा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें पिकअप वगैरह में तो अच्छी भाग लेती है, लेकिन जो उसके झटके लगते हैं और आरपीएम बढ़ते हैं ना वहाँ, तो कंपनी कभी रिकमेंड नहीं करती कि चेन इतनी टाइट हो। वो कहती है कि उसमें 20 से 30 mm का प्ले हो। जब आप इसको नीचे से आप ऊपर वाले को उठा के और ऐसे करते हैं ना, तो उसमें 20 से 30 mm का प्ले होना चाहिए। वो इतनी स्ट्रॉन्ग टाइट नहीं होनी चाहिए कि आपके इंजन में सबसे पहले वो गर्मी पैदा कर दे। इस चीज़ का ध्यान रखें, ये भी एक पॉइंट इसमें आता है। और उसके बाद आप आ जाइए कि इसमें जो टूटी ऑयल है उसका बहुत बड़ा महत्व है। ये सामने टूटी ऑयल देख रहे हैं, ये टूटी ऑयल जब आपके रेड नीडल पे पहुंच जाता है तो समझ लीजिए खतरे की घंटी बज गई। बाइक अब किसी भी वक्त धोखा दे सकती है, और करना ये होगा कि इसके टूटी ऑयल को पूरा जल्द से जल्द कर लें। अदरवाइज होता क्या है कि कई लोग लेके चले जाते हैं और लंबी राइडिंग पे भी चले जाते हैं, और कई लोग दिमाग से स्किप कर जाते हैं कि उसमें टूटी ऑयल भी डालना था। जब उसमें इस तरह के लक्षण आते हैं तो ओवरहीट होती है बाइक। क्यों होती है? क्योंकि ये जो है लुब्रिकेंट करने का काम करता है। जब पिस्टन ऊपर नीचे वॉल जब होती है इसकी हेड तक, जब आपका ये पिस्टन ऊपर तक आता है, सिलेंडर के अंदर जो वॉल होती है ना, तो उसमें फ्रिक्शन होता है, गर्मी क्रिएट होती है, और अगर वो लुब्रिकेंट नहीं होगा तो वो बहुत जल्दी उसको गर्म करने लग जाएगा, लोहे से लोहा रगड़ने लग जाएगा और गर्मी करेगा। वो गर्मी वो नहीं करता, उसके पास आपको पिस्टन रिंग से बंधा होता है, तो रिंग जो है ना जब चलते हैं तो वो गर्मी पैदा कर देंगे और बहुत जल्दी घिसेंगे आपके सबसे पहले रिंग। और दूसरा कारण ये भी होता है ओवरहीट का कि लोग जो है ना अपनी बाइक की इंजन की मेंटेनेंस नहीं करते ढंग से। कभी टूटी ऑयल, इसी तरह से सिम्टम्स जाते हैं। देखो धीरे धीरे आदमी को कोई बड़ी बीमारी ना ऐसे ही नहीं लगती, वो बॉडी सिम्टम्स देती है, उसके बाद वो धीरे धीरे उस बीमारी तक पहुंचता है कि उसको डॉक्टर साफ कह देता है आपको ये बीमारी हो गई। तो यही जो इग्नोर करने के सिम्टम्स आपके दिमाग में चलते हैं कि भाई इसको बाद में भर दूंगा, इसमें अभी मेरा दिमाग से स्किप हो गया, तो अंदर क्या है उसके परिणाम शुरू हो जाते हैं। वो पहले घिसता है आपका रिंग, उसके बाद वो रिंग को घिस देता है, गाड़ी चलती रहती है। रिंग घिसने के बाद सर्विसिंग में क्या है कि रिंग उसने चेक किए नहीं, ठीक कराई नहीं, चलती रही, पैसों की भी बचत होती रही। चलने के बाद क्या हुआ कि अब वो बॉर्डर पे आ गई, तो कई बार कॉर्नर से पिस्टन भी लगना शुरू हो जाता है। अब एक बार ज़रा सा भी टच हो गया ना वो, तो वो उसी लय में उसको घिसता चला जाएगा सिलेंडर को, और इसी कारण से सिलेंडर ख़राब हो जाते हैं लोगों के। बाद में पता चलता भी ये तो एक साइड से पूरा ही घिस गया, अब पता नहीं वो 2 नंबर वाला पिस्टन लगेगा या तीसरे नंबर वाला पिस्टन लगेगा, इतना घिस दिया। पता रहता है कि अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन गाड़ी चल रही है ना, चलाए चलो, दिक्कत नहीं दे रही, जिस दिन खुलेगी देखी जाएगी। तो ये कारण, ऐसे ही बीमारी जब पूरी हो जाती है ना तो आदमी को होश आता है। तो ये कुछ कारण हैं जिससे कि इंजन हीट होता है, और ये सिम्टम्स यहाँ से शुरू होते हैं। टूटी ऑयल को इग्नोर करना, ट्रांसमिशन ऑयल को इग्नोर करना, तो फिर जाके बड़ी प्रॉब्लम होती है इंजन हीट करने की। देखिए इसमें जो मेजर कारण जो होता है ना जिससे इंजन हीट होता है, वो ये है जो मैं अब बता रहा हूँ। होता ये है कि लोग जनरली बाइक चलाते हैं और 50-60 की स्पीड तक उनको वो बाइक अच्छा सा साथ दे देती है,
और आदमी लोग सोचते हैं कि भाई बाइक तो मेरी ठीक चल रही है, तो 70 और 80 पे भी वो भगा सकते हैं, तो भगा देते हैं। अब होता ये है कि उनको ये नहीं पता कि 70 और 80 पे ना वो स्मूथ नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी बाइक भगाते हैं। तो रीज़न क्या होता है कि 70 और 80 के ऊपर जब गाड़ी चलती है, वहाँ पे उनको कुछ प्रॉब्लम नज़र आती है कि बाइक वैसा नहीं चल रही है जैसे 50-60 के आसपास चलती है। तो उसका मेजर रीज़न क्या होता है कि आपको सफिशेंट जो टूटी ऑयल है जो इंजन में जाना है वो नहीं मिल रहा। और मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि टूटी ऑयल का इंजन के साथ चोली दामन का साथ है। अगर आपने उसको चेक नहीं कराया सर्विस के टाइम, तो आप कभी भी धोखा खा सकते हैं। आपका कारीगर इसको इग्नोर ना करें। हमेशा टूटी का जो परफॉर्मेंस है ऑटो ल्यूब पंप के थ्रू कैसा आ रहा है, ये आपको ज़रूर अपनी आँखों से चेक कर लेना चाहिए, उसके ऊपर छोड़ के नहीं जाना चाहिए। ये बाइक ऐसे नहीं है कि मैंने मान लो कि छोड़ दिया और चले गए समोसे खाने, भैया वो तो 2 घंटे लगाएगा, मैं क्या करूं, या चले गए सिगरेट पीने। तो होगा क्या, वो क्या क्या कर देगा और रिपोर्ट दे देगा जी हो गई आपकी बाइक। इनके लिए आपको सर पे खड़ा होना पड़ता है कि ये कर क्या रहा है, और ये जो बेसिक चीज़ें हैं जो आपने नॉलेज ले ली है इतनी सारी, क्या वो कर भी रहा है उसके साथ। नहीं कर रहा तो उसको बोलिए, अपने लिए बोलिए, अपनी बाइक के लिए बोलिए कि आप मेरे को पंप की पोजीशन बताओ, ये काम कैसे कर रहा है। तो वो चेक करा के दिखाएगा। पहले तो उसी से पूछो सेटिस्फैक्ट्री है रिज़ल्ट, वो खुद कहेगा हाँ है। तो ये पंप जो इसको सफिशेंट ऊर्जा देता है चलने की, 70-80 की स्पीड पे जितना एक्सीलरेट करेंगे ना आप, उसके अनुपात यानी कि रेशियो में इंजन के अंदर टूटी ऑयल जाएगा। और यहीं से लोग अपनी बाइक गड़बड़ियाँ कर देते हैं। अपनी बाइक में जो भी है यहीं से लोग गड़बड़ियाँ कर देते हैं। तो होता ये है कि वो 60 के आसपास तो देता है, लेकिन 70-80-90 पे कम आ जाता है। तो वहाँ पे क्या करना है, आपको एक सिस्टम से ये बताना को मैं अपनी बाइक 70-80 के आसपास चलाता हूँ, तो मुझे उस हिसाब से सेट कर दो। मेरी एवरेज राइडिंग ये है कि मैं 70-80 के आसपास चलाता हूँ, इसको वैसे ही टूटी ऑयल जाना चाहिए। और उसको फिर वैसे चलाना भी पड़ेगा आपको, नहीं तो वो ज़्यादा खोल देगा तो फिर वो आपका कार्बन भी ज़्यादा निकालेगी। तो आप ये चीज़ देख लें, एक्सीलरेट के साथ अपनी परफॉर्मेंस को देख लें। क्योंकि देखो इसमें 3 कलर दिए होते हैं, इसकी सेटिंग अलग है, इसकी सेटिंग अलग है, और ये सेटिंग ख़तरनाक है। यहाँ कंपनी रिकमेंड नहीं करती, यहाँ करो या मरो वाली बात हो जाती है। तो ये जो वाइट है ये बिल्कुल क्लियर है। तो आपको ये देखना है कि आपको 70-80 के और 90 तक जो आप चलाते हैं ना बाइक, वहाँ आपका टूटी ऑयल अगर धोखा दे रहा है, यानी कि धोखा तो नहीं दे रहा, यानी कि अनट्यून्ड है, मतलब सेट नहीं है उसके अकॉर्डिंगली, वहीं से इंजन गर्म होने की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और ये मैं बात इसलिए जानता हूँ क्योंकि मेरा जो कारीगर है वो शुरू से मेरी आदतों को जानता है कि ये क्या करवाएगा, वो पहले से ही करके रखता है। और मेरी आदत भी वैसी ही बनी है कि मैंने इसको कितनी स्पीड पे लेके जाना है। तो मैं जो अपना सिस्टम रखता था शुरू से, वो 80 के आसपास रखता था कि इसको पंप को इतना सेट कर दो कि 80 के आसपास ये बाइक को अच्छे से अपना ऑयल दे सके, टूटी ऑयल। तो 99% यहीं से बाइक्स ख़राब होना शुरू होती हैं। ये ध्यान रखें कि सर्विस पे जाएं तो अपने टूटी ऑयल का परफॉर्मेंस चेक करा लें, नहीं तो ओवर हीट वाली समस्या आएगी अगर आप इसको 70-80 पे दौड़ाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको टूटी ऑयल वाला पॉइंट बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। और अब मैं थोड़े वो वाले बात आपको सामने लाता हूँ, वो वाली बातें आपको सामने लाता हूँ जो
बच्चे आजकल करते हैं, एक तो दूसरे की देखा देखी नकल बहुत जल्दी कर लेने लग जाते हैं, बिना ऑथेंटिकेशन जाने कि वो वीडियो किस तरह की है, उसमें जो परफॉर्मेंस दिखा रहा है वो फेक वीडियो भी हो सकती है, अपनी प्रमोशन वीडियो भी हो सकती है, तुम्हें बेवकूफ़ बनाने वाली भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अपना दिमाग खुद लगाओ। देखो, होता ही है कि कई लोग क्या कहते हैं कि भाई मैंने पल्सर कॉइल चेंज करा ली, इसकी CDI चेंज करा लिया यूनिट, और इसका इग्निशन कॉइल भी मैंने जो है चेंज करा ली। और कई तो ऐसे महान होते हैं, मैंने उनको अपनी बाइक का मिसाल दी है कि भाई 12 वोल्ट में कराओ, इसकी अपनी ओरिजिनल कॉइल्स हैं, कभी मत खुलवाओ। वो RX 135 के वो कारीगर भी कहते हैं जी वो करा लो, परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया हो जाएगी। भाई 12 वोल्ट पे देखो, मैंने चलाई है 15 साल से 20 साल के बीच, ये हो चुकी थी, पहले ही चल रही है। वो कॉइल छिड़वाने की ज़रूरत क्या है जो ओरिजिनल लगी हुई है आपके पास? उसमें एक सेट नहीं होता, उसमें 3 कॉइलें होती हैं, और एक कॉइल होती है पल्सर, और वो पल्स तब देती है जब इंजन पर स्टॉक के लिए जाता है और ब्लास्ट होता है, उसका उसके साथ सिंक्रोनाइज होता है, सेटिंग होती है, उसके टर्न्स होते हैं ना, वो उसके हिसाब से बने हुए हैं। 135 का अलग हिसाब है, इसका अलग हिसाब है, 5 गियर्स का अलग हिसाब है। तो ये जो बेवकूफ़ी कर जाते हैं ना, भाई चेंज ही कर दिया मैंने, या कोई ब्रांड की नहीं ली, ठीक है, या फिर अब इसमें तो पूरी जापानीज़ आई हैं सारी, तो उन्होंने कैलकुलेशन कर रखी है भाई जब पिस्टन ऊपर पहुँच, उनमें कभी दिक्कत आनी ही नहीं है। जब पिस्टन ऊपर पहुँचेगा तब यहाँ से पल्स मिलेगी, तब CDI जो है कैप्चर करेगी अपने अंदर, और तब उसको करंट को, तब इग्निशन कॉल को उसी के पैटर्न के हिसाब से देती रहेगी, और ये सर्कल चलता रहेगा। तो ये सिस्टम अपने में बना हुआ, डिज़ाइन किया हुआ है, और उसको परखा हुआ है पहले कंपनी ने, तभी तो उसने लॉन्च की है। अब आपने उनको छेड़ाखानी करके निकालना शुरू कर दिया, मतलब ओरिजिनल पार्ट्स को हटा दिया और दूसरे पार्ट को लगा दिया। इसको आप सब्स्टिट्यूट कह लें, या फिर उसको, मैं तो उनको डुप्लीकेट ही कहूँगा। CDI यूनिट आई है, जो पुरानी गाड़ियाँ, इवन इसमें भी जो भी जापानीज़ आई हैं, एक आप, मैं टेक्निकल नॉलेज भी बहुत रखता हूँ, एक आप अपना फ़िल्टर कंडेंसर अगर नहीं जानते तो पढ़ लो नेट पे जाके क्या होता है। आपको मिलेंगे इंडियन, फिलिप्स के, कैल्ट्रॉन के, और अदर कंपनीज़ के, और आजकल चाइनीज़ भी बहुत आ गए हैं। लेकिन उनमें क्या होता है, उनके जो SCR भी अंदर इसमें लगा होता है, फिल्ट्रेशन जो होता है वो कैप्चर करता है, और डायोड उसको रिवर्ट होने के लिए मना कर देता है कि वोल्टेज वापस ना जाए, कैप्चर करके रखता है, ताकि इग्निशन कॉइल जैसे ही मांगेगी उसको डिस्चार्ज करके दे देगा। तो होना क्या होता है कि यहाँ पे अगर CDI आपने इंडियन लगवा ली या दूसरी अदर कंपनी की लगवा ली तो करेगी काम, लेकिन उसके टाइम पे वो ख़त्म हो जाएगी। वो 3 से 4 साल चलेगी या कितने भी साल चलेगी, उसके बाद ये ख़त्म, उसके बाद दोबारा चेंज कराते रहो। जब जापान ने ओरिजिनल बना के दी है, मेरे उसमें ओरिजिनल लगी हैं सारी चीज़ें, मैं नहीं छेड़ाखानी करता, वो 25-25 साल से पड़ी हैं, फर्स्ट क्लास चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे ही मैं जनरली वीडियो कम देखता हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बनाता हूँ। मैंने एक बार देखा, ऐसे ही सामने वीडियो आ गई, वो बताता है कि भाई ये इग्निशन कॉइल किसी, पता नहीं हीरो होंडा की, पता नहीं कौन सी कंपनी की, किसी की किस में लगा रहा है, पल्सर की लगा रहा है, क्या कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा। अब एक बात बताओ, अगर आप थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में नॉलेज रखते हो तो इतना याद रखो कि उसके जो टर्न्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी में वो लेगा, सेकेंडरी से निकालेगा, उसके टर्न्स उसकी बाइक के हिसाब से कम और ज़्यादा होंगे, उसके CC के हिसाब से ज़्यादा होंगे। इतना तो आपको समझ आ रहा है ना। उसके जितने भी टर्न्स हैं प्राइमरी के, कॉपर वायर के, और सेकेंडरी के, वो कितना उसको स्पार्क देना है स्पार्क प्लग में, उसके हिसाब से डिज़ाइन किया होता है। आपने क्या किया जी, उठा के चेंज कर दिया। अच्छी परफॉर्मेंस आएगी, अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, अच्छी पिकअप मिलेगी, अच्छी भागेगी, ठीक है जी, लगा दी, चल पड़ी, भाग गई। परिणाम कब निकले? 6 महीने बाद। क्या चला पता कि भाई स्पार्क जितना
केवी में मिलना था उससे 2000 केवी ज़्यादा मिल रहा है। और परिणाम क्या हुआ, पिस्टन में छेद होना शुरू हो गया या फिर पिस्टन के आसपास का एरिया स्पार्की हो गया पूरा। वो तो खोल के मैकेनिक ही दिखाएगा बाद में। जब आपको वो चीज़ परफॉर्मेंस पहले से ही दे रही है, देखो 100 सीसी को आप 150 सीसी थोड़ा ना बना दोगे। तो ये इनकी इग्नोरेंस होती है, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। किसी ने बोला, वीडियो बनाई और ऐसे बोला और आपने चला दी, अपनी बाइक के अंदर जेन्युइन पार्ट उखाड़ के फेंक दिए, दूसरे ले आए, दूसरे की लगा दी। अब बाद में पता चल रहा है कि भाई इसको तो सही कारीगर मिलेगा तो इसको तो वही वाली चाहिए, तो फिर आप वो ढूंढते फिरोगे कि भाई नहीं मैं कहाँ से लाऊं ओरिजिनल। तो ये जो इग्नोरेंस है या माइंड का नॉलेज नहीं होना इस विषय में, वो ये आप ही से ही करवा देता है काम गलती से। क्यों? क्योंकि किसी सीनियर ने आपको गाइड नहीं किया। आप अगर थोड़े से भी पढ़े लिखे हो, इस लाइन में जो वीडियो बना रहे हैं ना, वो ना तो उनके पास मैकेनिकल डिप्लोमा है, ना उसका एक कंसर्न है, ना वो इस चीज़ की इतनी नॉलेज रखते हैं। वो एक दूसरे की वीडियो देख के बनाते हैं वीडियो। और दूसरी बात मैं एक बता दूं कि ये जो जितने भी ये काम करते हैं, ये अपनी बिजनेस और इनका प्रमोशन है कि भाई यूट्यूब की वीडियो को प्रमोट करो और आगे चलाओ और ऐसे ऐसे टॉपिक्स दिखाओ जिससे कि और ज़्यादा चैनल ग्रो करे। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह से किसी को नकल करते हुए देख करके इंस्टेंटली इम्प्रेशन में आ जाना चाहिए और अपनी बाइक पर ही वो R&D कर देनी चाहिए। बेकार है। आपको जो चीज़ मिली है आप उसको उससे एंजॉय करो। आप रेसिंग में पीछे हार गए, कोई बात नहीं भाई, मेरी 100 है, तुम्हारी 150 है। स्पष्ट है कि आप इसकी 150 से रेस लगाओ जो यामा ने खुद बनाई है। आप डिज़ाइनर थोड़ा ना हो। तो कहने का मतलब है कि आप इन चीज़ों से छेड़छाड़ करोगे, चेंज करोगे, तो आप अपने जेन्युइन पार्ट्स को खुद ही निकाल के दूसरे डुप्लीकेट पार्ट्स को लगा रहे हो। हर एक पार्ट की कैलकुलेशन होती है। अगर किसी भी कॉइल को आप इग्निशन कॉइल को लगाते हैं, इवन मैं अभी भी कहता हूँ, कोई कारीगर कहता भी आपकी तो इग्निशन कॉइल उड़ गई, स्टार्ट नहीं हो रही गाड़ी, चेंज होगी। मेरा दावा है कभी भी निकाल के देख लेना, चाहे ऑथराइज शोरूम से ले आना और ये बता देना सर जी ये जापानीज़ है, तो मैं चाइनीज़ मिलेंगी सारी, चाइनीज़, इंडियन भी नहीं मिलेगी। और उनमें कॉपर भी नहीं होगा, एलॉय होगा, एलॉय जो तुम्हारे इंजन को सही बजाएगा। ओवर हीट एलॉय में नहीं होगा तो किस में होगा? साइंस अगर थोड़ी पढ़ी हो ना तो उसमें ये तो पता ही है, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉपर। इतना तो पता होगा, नहीं होगा तो कॉपर को ही क्यों चुना, स्टील ही चुन लेते। तो भाई आजकल एलॉय आ गया है और कॉइल्स के अंदर एलॉय डलने लगे हैं। उसको तो चाइना को चीज़ें बनानी है कम टाइम के लिए कि जल्दी ख़त्म और जल्दी ले, और डैमेज हो तो और माल ले। तो आपने अपनी गाड़ी को ख़राब करना है तो लेके आओ और ये कॉइल चेंज कराओ, कोई इससे एफिशिएंसी नहीं मिलने वाली। उल्टा अगर आपको ओरिजिनल किसी पुरानी बाइक से मिल जाएगी ना, वो सोना है, वो दिक्कत नहीं देगी, क्योंकि अब वैसे पार्ट्स आते भी नहीं हैं। अच्छा, इसके बाद मैं और आपको एक पॉइंट बताता हूँ। कई लोग क्या करते हैं, लंबी राइडिंग पे चले जाते हैं और कोई रिलैक्सेशन नहीं, कुछ नहीं, चलाते रहते हैं बाइक, चलाओ कोई दिक्कत नहीं। अगर टूटी उसी हिसाब से खुलवा रखा है जैसे मैंने, तो कोई दिक्कत नहीं है, 70 80 90 तक दौड़ाओ, भगाओ। लेकिन मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि बाइक की एक मशीनरी साथ में है। तो आप लोगों को कुछ याद होगा कि पुराने टाइम में टेलीविज़न आते थे और लोगों को बड़ा चाम होता था, यार ये प्रोग्राम देखूं और वो प्रोग्राम देखूं। आज की डेट में तो कोई टाइम ही नहीं है किसी के पास।
उस समय का मैं बता रहा हूँ, जो लोगों के पास जब टाइम होता था और लोग कहते थे भाई अरे यार ये 12-12 घंटे टीवी चल चुका है, इसको कोई रेस्ट तो दो। चीज़ें अच्छी बनती थी, 12 घंटे भी चल जाती थी, लेकिन लोग अपने चीज़ों का बहुत ख्याल रखते थे। वो मनोरंजन नहीं करते थे इतना, वो रेस्ट भी देते थे चीज़ों को। आजकल का क्या है कि भाई मैं अपनी वर्क एफिशिएंसी देखूंगा, चलाया जा रहा है चलाया जा रहा है चलाया जा रहा है बंदा, और चलाने के बाद क्या है कि इंजन तो रिलैक्स हुआ ही नहीं, ना खुद हुए ना उसको दिया। तो ये भी एक ओवरहीट का रीज़न हो सकता है कि आपको इस इंजन को अगर लंबी राइडिंग पे ले जाना है तो कम से कम 100 किलोमीटर के बाद इसको आधे घंटे का रेस्ट दें, कम से कम। इंजन ठंडा हो, सारी चीज़ें चेक करें, दोबारा से स्टार्ट करें, फिर लेके जाएं। ये एक अपने रूटीन वर्क में डाल लीजिए, ये चीज़ें बहुत काम आएंगी। नहीं तो ऐसे ही चलाते रहें तो फिर वो पता ही है फिर मशीनरी पे इफ़ेक्ट क्या पड़ना है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि कई बार शॉर्ट टर्म में भी इंजन बहुत गर्म हो जाता है। कई लोग क्या करते हैं कि सिर्फ दूसरे तीसरे गियर का ही इस्तेमाल करते हैं और वो पिकअप ही देते रहते हैं, इसमें भगाते ही रहते हैं। तो आरपीएम जितने हायर होंगे उतनी ज़्यादा बाइक हीट होगी, ये याद रखना। जितने मैक्सिमम आरपीएम आप यूज़ कर रहे हैं ना, उतनी ही ज़्यादा हीट होगी। तो कोशिश ये कीजिए, इसको नॉर्मल चलाइए। जब आपको सड़क साफ़ मिले तब उसके आरपीएम को इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको भगाने की, तब एक कांस्टेंट स्पीड पे ही आपको उसको चलाना है। तो ज़्यादा बार बार इसको ना यूज़ करें तो बेहतर रहेगा। और एक लास्ट का पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। कई लोगों ने इसको बैलगाड़ी बना रखा है। वो लोग क्या करते हैं कि जैसे 3-3 बच्चे बैठ जाएंगे, या इसके ऊपर ढुलाई भी शुरू कर देते हैं। और क्या होता है कि अपना वजन नहीं देखते और पीछे वाले का भी वजन नहीं देखते, और इसके ऊपर लोड डाल देते हैं और ओवरलोड कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि गाड़ी का इंजन प्रेशर में आ जाता है। लेकिन इस बाइक की विशेषता है कि ये अपनी प्री पोजीशन पे आ जाती है। ये इसकी विशेषता है। आप इंजन की विशेषता माने या किसी भी चीज़ की माने, ये अपनी प्री पोजीशन पे आ जाती है। लेकिन फिर भी इंजन पे इफ़ेक्ट पड़ता है, इंजन ओवरहीट होगा। आप मान लीजिए 3 बंदों को बैठ के चला रहे हैं गाड़ी, या फिर ज़्यादा हैवी बंदों को बैठ के गाड़ी चला रहे हैं, तो जब आपकी बाइक 70 पे नॉर्मली जानी थी, वो 60 पे ही हीट होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि बुकलेट में साफ लिखा है इसके ऊपर जो भी राइडिंग होगी वो 162 kg से ज़्यादा नहीं होगी। और उसमें वो दोनों राइडर का वेट आगे पीछे प्लस उनके हाथ में लिया हुआ सामान इंक्लूडेड है। यानी कि ये मान लो कि 70 kg का और 80 kg का आदमी आगे बैठा हो तो पीछे 60 या 70 का बैठा हो, तो सामान ना हो उसके हाथ में कुछ, या उसके हाथ में अगर कुछ सामान है तो वो 10 किलो के आसपास हो, अगर 70-70 के वेट के भी हैं। अदरवाइज़ उससे ऊपर इसको ओवरलोड माना जाएगा, और ओवरलोड के अंदर वही परफॉर्मेंस देगी ये जो कंपनी रिकमेंड नहीं करती। इसलिए वो लिख दिया है कि तरह तरह के लोग यहाँ पे मिलते हैं और बाद में कहें जी ये तो इंजन ही बिठा के आ गया, फिर इंजन में गर्मी हो गई बहुत ज़्यादा, तो उसका रीज़न ये भी होता है। तो अंत में मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले ओवरहीट का जो कारण है वो टूटी ऑयल है। टूटी ऑयल आपका प्रॉपर होना चाहिए,
रेड लाइन से नीचे नहीं होना चाहिए, और ट्रांसमिशन ऑयल पूरा होना चाहिए। ज़्यादा काला पड़ गया है तो चेंज करा लें। ये दोनों चीज़ें ठीक रहनी चाहिए। पिस्टन की कंडीशन सही होनी चाहिए, पहले ही घिसट पिसट ना दिया हो तो कर पुर की वो आवाज़ देता हो और उसी में ही चलाए जा रहे हो आप, वो चेक करा लें, नहीं तो आगे इंजन हीटिंग की प्रॉब्लम आएगी। CDI कॉयल, पल्सर कॉयल और इग्निशन कॉयल से छेड़छाड़ ना करें। 12 वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए अपने 6 वोल्ट की ओरिजिनल कॉयल लगी रहने दें। अगर चेंज कर लिया तो उसको बॉक्स में लेके संभाल के रख लें, फेंके ना। इसके अलावा जो छोटी चीज़ें हैं वो आपको खुद ही अपने हाथ से रूटीन वर्क में रखनी है, जैसे कि बार बार पिकअप ना देना, अपने टायर में हवा पूरी रखना, ओवरलोड नहीं करना, जेन्युइन पेट्रोल डालना, और उसके बाद आपकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस आती है वो ड्राइविंग की स्किल के ऊपर भी आती है। एक वीडियो मैंने पीछे बना रखी है अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और स्पार्क प्लग हमेशा ध्यान रखना कि स्पार्क प्लग आपको जो मैंने रिकमेंड किया है वही लगाना, अदरवाइज़ बाइक बंद करके रख देना। स्पार्क प्लग कंपनी ने स्ट्रिक्टली वहाँ पे लिखा हुआ है कि यही लगाना है, क्योंकि स्पार्क प्लग की कैलकुलेशन में बहुत लंबी चौड़ी साइंस है। अगर आप उसके चक्कर में पड़ोगे तो अपनी पढ़ाई भूल जाओगे। इसलिए स्पार्क प्लग आंख बंद करके वही लगाओ, इरेडियम वगैरह मत लगाओ। ये उस ज़माने में नहीं आती थी टेक्नोलॉजी, और मैंने आपको बता भी दिया अल्टरनेट कहाँ से मिलेगा, वो भी बता दिया है। और ये भी मैं एक और बात बता दूं अंत में कि जितना तेज इंजन गर्म होता है ना, उससे कई गुना ज़्यादा आपका साइलेंसर गर्म होगा। अगर वहाँ पे शूज़ रख दिया ना तो मक्खन की तरह वो पिघल के हाथ में आ जाएगा उसका सोल, इतनी गर्मी होती है। और यदि कोई व्यक्ति ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे इसको चला रहा है ना तो इंजन भी सीज हो सकता है, और दूसरा इसका जो साइलेंसर है वो काला पड़ना शुरू हो जाएगा, शाइन करता हुआ एकदम काला। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपको ये सारी बातें मैंने खुले दिल से समझा दी हैं, और मैंने ये सारी समस्याएं आज तक झेली ही नहीं हैं। मुझे नहीं पता ये कहाँ से आती हैं, ये क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, मैंने अपनी बाइक में कभी नहीं झेली। ये जितना भी मैंने एक्सपीरियंस अपनी बाइक से लिया है वो प्लस में लिया है। और अंत में मैं ये कहूँगा कि इसको मैंने बहुत बार चलाया है, जितनी बार भी चलाया है उससे जी ही नहीं भरा। और दूसरी बात, ऐसा नहीं कि मैंने ये ही चलाई है, मैंने दूसरों के भी RX 100 चलाई है। किसी में 3 व्हीलर की आवाज़ है, किसी में क्लच ही नहीं है ठीक तरह से, किसी में पिकअप ही नहीं है, किसी में कोई चार्म ही नहीं है चलाने का। तो ये सब चीज़ें मेरे को देख के और सुन के ना शौक लगता है। और मैं तो ये चाहूँगा कि ये एक लेजेंडरी बाइक है, इसको आप लोग संभाल के रखें। हम जैसे मास्टर बैठे हैं जिन्होंने इसको चलाया है, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से आपको सच्ची घटनाओं से अवगत भी कराते हैं और ट्रुथ के ऊपर अपना वीडियो बनाते हैं। जैसा दिखता है वैसा बताते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप गलतियां करते हैं तो वो आपकी शरारतें हैं, इग्नोरेंस है और कम नॉलेज है। अगर आपको मेरी तरह इसको मेंटेन रखना है तो मेरे जैसे नियमों का पालन करें, जैसे मैं बताता हूँ वैसे रखें, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी इस बाइक के साथ। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी,
और मन में एक क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि ये मैंने जो वीडियो बनाई है क्योंकि हर वीडियो में मैं कहता रहता हूँ कि आपके पास कोई विषय है तो बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। ये कोई विपिन यादव जी हैं, इन्होंने डिमांड की थी कि इस विषय पे वीडियो बना दें सर, तो मैंने बना दी है। और मैंने 4-5 वीडियो के जवाब अभी रखे हुए हैं अपने पास बना करके मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए। उनके रिप्लाई मैं जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा। वो लोग भी कई विषयों में पूछना चाहते हैं, वीडियो भी बनवाना चाहते हैं। किसी ने साइलेंसर की क्लियरेंस के ऊपर पूछा है, किसी ने कोई ट्रेंड चल रहा है उसके ऊपर पूछा है, किसी ने मेरी बाइक की कहानी पूरी सुनाने के लिए बोला है। तो सब चीज़ें मैंने बना के रखी हुई हैं, बस अपलोड करने का टाइम जैसे ही मिलेगा मैं आपको कर दूंगा। और आपके पास कोई टॉपिक है जिसके ऊपर आप परेशान हैं तो आप बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर स्टडी करके आपको समझा दूंगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ किसी और टॉपिक पे।